भारतीय जनता पार्टी के शहर प्रमुख आदरणीय श्री दयाशंकर तिवारी जी से ये खास मुलाकात करना इलेक्शन के पहले बड़ा ज़रूरी था। शहर का एक वचननामा कि हम क्या करेंगे इस शहर को बदलने के लिए, इस शहर को किस स्तर पर ले जाएंगे, ये जानने के लिए शायद शहर प्रमुख से बात करना ही ज़रूरी है। हाँ, कांदे पोहे नहीं है, तरी पोहा नहीं है। ये इंटरव्यू के बाद शायद दया भाई के साथ चाय पीने का भी मौका ना मिले क्योंकि वो इस वक्त बड़े बिजी चल रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बात 100% सच है कि कोविड के दौरान महानगर पालिका में जिस किस्म का काम आदरणीय श्री दयाशंकर तिवारी जी ने किया है, उसका मैं साक्षी हूँ कि जो काम उन्होंने उस वक्त किया। खुद कोविड ग्रस्त थे, उनकी माता जी को भी कोविड था, वो भी अस्पताल में थी। उनकी धर्मपत्नी को भी कोविड था, वो भी अस्पताल में थी, और वो खुद घर में क्वारंटीन थे, और वो घर पर रहकर भी लोगों को बेड्स और शहर में वो व्यवस्थाएं कर रहे थे जो शहर के लिए उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात शहर तक बहुत स्पष्ट रूप से गई है कि जब इस किस्म के व्यक्ति विशेष अब उस पार्टी का कमान संभाल रहे हैं और जिन्होंने काम किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि 80% वोट वहीं से आ जाते हैं। जिस समय पूरा देश डरा हुआ था, भयभीत था, नागपुर शहर लाल रंग में पूरे हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा था। 7,500 पेशेंट रोज नागपुर में डिटेक्ट हो रहे थे। उस समय महापौर के रूप में काम करने का मुझे सौभाग्य मिला, इसलिए सीधा जनता की सेवा करने का अवसर मुझे मिला, इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। नितिन जी ने गुस्से के साथ कहा कि अगर सत्ता में बैठने के बाद भारतीय जनता पार्टी लोगों को पीने का पानी भी नहीं दिला सकी तो मेरे जीवन पे धिक्कार है। अब मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि नागपुर शहर में बीजेपी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा पेड़ काटे गए। ये लोग इसलिए बोलते हैं कि नागपुर का डेवलपमेंट ही बीजेपी के कार्यकाल में हुआ। नागपुर शहर में 8 खेल के मैदान थे, अभी 123 हो गए। बगीचे हमने 205 बनाए। शहर में कितना वृक्षारोपण हुआ ये नहीं गिना था। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 6 जगह मियावाकी के माध्यम से 1.5 लाख पेड़ लगाए। पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जितने काटे उससे 10 गुना तो केवल मियावाकी वाले पेड़ है। इसलिए कोई ये बकवास बंद कर दे कि हमने सबसे ज्यादा पेड़ काटे, और प्रश्न उनसे करे जो पेड़ काटने की बात करते कि तुमने कितने लगाए हो। परोपदेश कुशल बहुत तेरे। अपने घर के गमले के पेड़ के अलावा कहीं घर के सामने आपने कोई पीपल लगाया, बरगद लगाया? अरे मेरे घर का पता है पीपल के झाड़ के पास रोड डेवलपमेंट में पीपल खत्म हो जाएगा, लेकिन ये पर्यावरणवादियों के घर के सामने मैं पीपल लगाऊंगा तो मना कर देंगे, नहीं मेरे घर की दीवार टूटेंगी। बरगद लगाऊंगा तो नहीं मेरे घर की दीवार टूटेंगी। भाई साहब, 270 ई बसेस हम लोग चला रहे हैं। ये चलाने से जब 230 थी तब नीरी से सर्वे कराया था हमने, और 230 में नीरी ने हमको बताया था कि प्रतिदिन 6,750 लीटर डीजल हमने जलाना बंद कर दिया। अब 6,750 लीटर 230 बसों में बंद हुआ। उसका फायदा क्या हुआ जानते हैं? जो हजारडस पार्टिकल थे, हवा में जाते थे, वो 10.10 kg प्रतिदिन कम हुआ। हमने कहा था हम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलेंगे, हमने शुरू करी। महानगर पालिका के जो बच्चे सुपर 75 के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे बच्चे 90+ के आसपास मार्क लेते हैं। डिस्टिंक्शन कैटेगरी में सारे बच्चे पास होते हैं। ये सुविधा केवल उन तक नहीं जो बच्चे सुपर 75 में नहीं है, उन बच्चों को भी ट्यूशन के बगैर अच्छा पढ़ाई दे करके उनका भी प्रतिशत बढ़े, इस दिशा में भी महानगर पालिका अलग से कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में वार मेमोरियल अगर नहीं बनाया रहता तो भारतीय सेना को समर्पित देश का पहला उद्यान वंदे मातरम उद्यान होता। ये कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। मैं 97 से नगर सेवक था जी। बीच में 2007 से 12 नहीं रहा, बाकी 20 साल नगर सेवक रहा। बिल्कुल। मैंने मेरे पार्टी के सामने इच्छा जाहिर करी कि मैं 20 साल रहा हूँ। मैं स्टैंडिंग चेयरमैन भी रहा, रूलिंग पार्टी लीडर भी रहा, मैं अपोजिशन लीडर भी रहा, और मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर भी रहा। अब ऐसा कोई पद नहीं बचा जो मैंने विभूषित न किया। इसलिए अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। कौन बनेगा महापौर? युवा को मौका देंगे या नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आरकेबी नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। क्योंकि आज युवा दिवस है और हम आज इस एपिसोड को स्वामी विवेकानंद जी को याद करके उनको याद करके उनको नमन करके इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो ये उनका ही बोला हुआ एक कोट है जो कहता है कि पैसा सब कमाते हैं, दुआएं कमाओ, क्योंकि दुआएं वहां भी काम आती हैं जहां पैसा काम नहीं आता। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जिन्होंने नागपुर शहर के लिए उस समय काम किया जब नागपुर शहर बहुत तकलीफ में चल रहा था।
मैं नागपुर शहर को ये याद दिला दूं, कोविड का वो दौर जब नागपुर शहर पूरी दुनिया बंद हो गई थी और सिर्फ ऐसे लोगों की लोगों से उम्मीद थी जो सिर्फ एक नेता बन के, एक साथी बन के ही सिर्फ साथ ना दे, लेकिन जिनसे मैं बात करने वाला हूँ वो एक ऐसे व्यक्ति विशेष है जिन्होंने एक मसीहा बनकर उस समय नागपुर शहर के लिए काम किया। उन्हें एक छोटा सा कार्यकाल मिला नागपुर महानगर पालिका के महापौर स्वरूप और नागपुर शहर के महापौर स्वरूप, और जो काम उन्होंने उस वक्त किया उसकी जितनी तारीफें की जाए, उन्हें जितना धन्यवाद किया जाए, शब्द कम पड़ जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज दुआएं काम आने का वक्त आ गया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और जीत का बिगुल अभी से बजा रही है। दयाशंकर तिवारी जी नमस्कार, स्वागत आपका। नमस्ते। दया भैया, युवा दिवस है, सीधा युवाओं जैसे मुद्दों पे आता हूँ। वचननामा, क्या वचन है नागपुर के लिए? नागपुर शहर तेजी से बदल रहा है और तेजी से बदलते शहर में नागपुर विश्व के गिने चुने शहरों में आ रहा है और इस दृष्टि से विश्व स्तरीय नागपुर बने, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया है। अब विश्व स्तरीय नागपुर बने इसका मतलब सड़क, नाली, गटर, स्ट्रीट लाइट, इससे नागपुर विश्व स्तरीय नहीं बनेगा। नागपुर शहर को इस प्रकार से विकसित करना पड़ेगा कि विश्व का आकर्षण नागपुर बन सके करके। इस दृष्टि से नागपुर में अनेक ऐसे काम किए हैं जिनसे नागपुर सामान्य शहरों की जगह अलग दिखाई देता है। मैं अगर विनम्रता से कहना चाहूँ तो हमने हमारी जो परिवहन व्यवस्था है वो ट्रिपल स्टोरी करी वर्धा रोड में, नीचे सड़क, उसके ऊपर पुलिया और उसके ऊपर मेट्रो। हम इसी को कामठी रोड की दिशा में लेकर के चले जाए तो हमने इसको 4 स्टोरी किया है, नीचे सड़क, ऊपर रेलवे, उसके ऊपर फिर सड़क और उसके ऊपर फिर से मेट्रो। इस दृष्टि से परिवहन और परिवहन की जो सुविधाएं हैं उसको तो हमने विकसित की ही है और केवल विकसित नहीं की, उसको लोगों का प्रतिसाद भी बहुत अच्छा मिल रहा है। हमने इस बार QR कोड के माध्यम से लोगों की राय मांगी कि हमारे किए गए काम में सबसे अच्छा क्या है, तो 76% लोगों ने नागपुर मेट्रो को 1 नंबर पर बताया। हमारे यहाँ जो नौजवान बच्चे हैं जो शिक्षण के लिए बाहर जाते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है वो हिंगना रोड के ऊपर में है। वहाँ सारे लोगों को जाने के लिए मेट्रो की सुविधा इतनी अच्छी, सुगम और सुलभ हुई है कि लोग निसंकोच एक्सीडेंट से भयभीत ना होते हुए अपने बच्चों को इतने दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं और उसका बहुत बड़ा फायदा हमारी नौजवान पीढ़ी को मिला है। नौजवानों के दृष्टि से वो MPSC, UPSC की तैयारी कर सके, किसी न किसी प्रकार से वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके। इस दृष्टि से नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से हमने ई-लाइब्रेरी प्रारंभ करी। पहली ई-लाइब्रेरी हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित करी, जिसका उद्घाटन मेरे कार्यकाल के अंतिम दिन आदरणीय नितिन जी गडकरी जी के हाथ से हुआ था। और मेरे लिए सौभाग्य था कि नितिन जी के उद्घाटन के 4 दिन बाद मुझे दिल्ली से एक फोन आता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और जब वो मुझसे मिलना चाहता है तो मुझे कहता हूँ कि कहाँ, क्या बात है, बताइए। वो कहता है कि मैं आपके साथ आपकी ई-लाइब्रेरी देखना चाहता हूँ। मैं उससे सामान्य रूप से ले जाकर के ई-लाइब्रेरी दिखाता हूँ तो वो अपना कैमरा निकालता है। मैं पूछता हूँ आप कैमरा लेके क्यों आए? तो कहता है मैं राज्यसभा टीवी से आया हूँ। नितिन जी ने कहा कि पूरे देश को पता चलना चाहिए कि ई-लाइब्रेरी कैसे बनती। अर्थात सेंट्रल इंडिया नहीं, देश की सर्वोत्कृष्ट ई-लाइब्रेरी अटल बिहारी वाजपेयी ई-लाइब्रेरी हमारे यहाँ गीतांजलि टॉकीज के पास बजरिया जैसे परिसर में, जिस बजरिया को हम स्लम कहते थे, वहां विश्व स्तरीय ई-लाइब्रेरी बनी हुई है। केवल ई-लाइब्रेरी हमने एक नहीं बनाई, उससे एक संस्कृति प्रारंभ हुई और वो संस्कृति प्रारंभ होने के कारण नागपुर शहर में 7 ई-लाइब्रेरी हमने बनाई है, जहां गरीब आदमी बैठ करके अच्छे से पढ़ सकता है और जिसके घर में बैठने को भी जगह नहीं है, उस व्यक्ति को पढ़ने के लिए एक एयर कंडीशन वातावरण नाममात्र शुल्क पर उपलब्ध हो, इस प्रकार का नियोजन हमने ई-लाइब्रेरीज के माध्यम से किया। ये ई-लाइब्रेरीज केवल भाजपा के आधार वाले जगहों पर बनी है ऐसा नहीं है। मोमिनपुरा एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नगर सेवक नहीं है। वहां मुस्लिम लाइब्रेरी के लिए हमने एक जगह दी थी। वो मुस्लिम लाइब्रेरी की जगह वहां पर कैंटीन चलती थी और वो ML कैंटीन के नाम से बड़ी संख्या में बिरयानी खाने के लिए लोग वहां जाते थे। हमने उस ML कैंटीन को वहां से समाप्त किया। उस जगह 15 करोड़ रुपए खर्चा करके मुस्लिम समाज के बच्चे भी पढ़ाई कर सके, इसलिए मुस्लिम ई-लाइब्रेरी का भी हम लोग निर्माण कर रहे हैं। लाइब्रेरी की संस्कृति नागपुर में बहुत अच्छी है। आने वाले कार्यकाल में हमारा प्रस्तावित है कि नाममात्र शुल्क में MPSC और UPSC की पढ़ाई लोग कर सके।
इसलिए इन लाइब्रेरीज का उस दृष्टि से भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनसे टाइप करके उस दृष्टि से भी यहाँ सारे संसाधन उपलब्ध कराना, जिससे उनकी कोचिंग भी हो सके, उनके जो टेस्ट पेपर्स हो सकते हैं वो भी हो सके, इस प्रकार का नियोजन करना यह भी हमारे आने वाले आगे के क्रम में चालू है। केवल इतना ही नहीं, नौजवानों के लिए खेल के मैदान होने चाहिए। नौजवान मोबाइल के गेम से बाहर निकल करके मैदानी खेल को पे आ सके, इस दृष्टि से हम लोगों ने प्रयास किया। नागपुर शहर में 97 में देवेंद्र जी मेयर बने तो केवल 8 खेल के मैदान थे। अभी नागपुर शहर में 123 खेल के मैदान। ये 123 खेल के मैदान में मैं रेशिम बाग और कस्तूरचंद पार्क नहीं गिना रहा हूँ, कारण ये महानगर पालिका के मलकियत के नहीं है। ये कहीं न कहीं किसी प्राइवेट संस्था को दिए हुए हैं और कहीं हेरिटेज के कारण बहुत सारी बातों को रोक दिया गया है। इसके अलावा 123 खेल के मैदान है, जहां पर नागपुर महानगर पालिका और एनआईटी के माध्यम से नितिन जी के विशेष नेतृत्व में हमने प्रसाधन गृह से लेकर के चेंजिंग रूम तक के सारी चीजें उपलब्ध कराई है, कारण बच्चा आकर के बाहर खेल सके करके। आने वाले समय में इसकी संख्या 300 से ज्यादा हो, इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कारण जितने मैदान होंगे उतनी बड़ी संख्या में लोग खेलेंगे और हमारी जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसकी गार्जियनशिप दे करके हर जगह पर अलग अलग खेल को विकसित करके नागपुर शहर के खिलाड़ी आगे बढ़ सके, इस प्रकार का प्रयास करेंगे। आपको कहते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है, आज हमारे यहाँ की एक बिटिया शतरंज में विश्व में नागपुर का नाम करती है। हमारे यहाँ का एक बेटा शतरंज में ग्रैंड मास्टर बन जाता है। ये सारी चीजें नागपुर में जो क्रीड़ा की संस्कृति पैदा हुई, ये पैदा करने में कहीं ना कहीं नागपुर महानगर पालिका और विशेष रूप से हमारे आदरणीय नितिन जी गडकरी, इनका विशेष योगदान रहा है। केवल इतना ही नहीं, आने वाले समय में हमारा जो हॉकी का मैदान है उसमें भी टर्फ लगे, कारण हॉकी में भी नागपुर का कभी विशेष नाम होता था, लेकिन कुछ कारणों से राजनीतिक आपस की रक्षा खींची के कारण एसोसिएशन की ओर रुक गया था। उसको फिर से हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो मानकापुर का स्टेडियम है उसके लिए 600-700 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए दिए हैं। ये इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पर हम इंडोर स्टेडियम और आउटडोर सुविधाएं उपलब्ध करा के दे सके। इतना ही नहीं, इन सुविधाओं आने के बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल भी नागपुर में प्रारंभ हो जाएंगे। उनके साथ अगर हमारे बच्चे खेलेंगे तो उसका फायदा आने वाली पीढ़ी को अच्छी स्पर्धा के कारण अच्छे लोगों के साथ खेलने के बाद मिल सकेगा। इतना ही नहीं, वहां पर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी शुरू करने का काम भी हमने तय किया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी घोषणा की है। इतना ही नहीं, हमने भांडेवाड़ी में साई के माध्यम से हम केवल नागपुर नहीं, केवल महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र के अलावा गुजरात और गोवा, इनको समन्वित करते हुए एक नया स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स वहां साई के माध्यम से बना रहे हैं, जहां रेसिडेंशियल सुविधा रहेगी और लोग वहां आकर के खेल के माध्यम से अपने जीवन को विकसित कर सकेंगे। ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। हमारे एक बड़ी अड़चन थी कि घर में जब से हम दो हमारे दो हो गया है, उस समय बच्चे दो ही है और दोनों बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले गए तो माता पिता घर में अलग अकेले रह जाते। हायर एजुकेशन की हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं थी और हायर एजुकेशन की यहाँ सुविधा ना होने के कारण अगर पढ़े लिखे बच्चे यहाँ नहीं मिलेंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ दुकान क्यों अपना कारखाना खोलेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ इसलिए नहीं आता था कि यहाँ हायर एजुकेशन के किसी भी प्रकार से इंस्टीट्यूट नहीं थे। माननीय नितिन जी, माननीय देवेंद्र जी, इन दोनों के नेतृत्व में नागपुर शहर में हमने ट्रिपल आईटी यहाँ पर चालू किया। केवल ट्रिपल आईटी चालू नहीं किया, हमने एम्स भी यहाँ पर चालू किया। केवल एम्स चालू नहीं किया, हमने आईआईएम भी यहाँ पर चालू किया। इतना ही नहीं, नेशनल स्कूल ऑफ लॉ भी हमने चालू किया। हमने फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर चालू करी। केवल इतना ही नहीं, नागपुर महानगर पालिका के सहयोग से हमने 100 एकड़ जमीन दी और महानगर पालिका के सहयोग से जमीन देने के कारण यहाँ पर सिम्बायोसिस यह संस्था भी चालू हो सके। सिम्बायोसिस एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की यूनिवर्सिटी है, उसमें नागपुर शहर के 10,000 के आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं और ये बच्चों को पढ़ते समय महानगर पालिका ने निःशुल्क जगह दी थी। इसलिए हमने एक शर्त डाल दी कि सिम्बायोसिस के होने वाले एडमिशन में 15% एडमिशन जो है ये हमारे वैदर्भी जनता के लिए आरक्षित होंगे और केवल वैदर्भी जनता के लिए आरक्षित हो गए। इतना ही नहीं, जो नागपुर कर इसमें एडमिशन लेगा उसको फीस में भी 15% तक की छूट मिलेगी। यह भी हमने उसमें नियोजित कर दिया, कारण हमने जमीन नाममात्र शुल्क पर दी। नागपुर कर का विकास चहुमुखी कैसे हो सके, ये सारी चीजें इन सारी चीजों से प्रतिपादित होती है। ये करने का हमने विशेषता से प्रयास किया और आप देखेंगे जब से ये इंस्टीट्यूट नागपुर में आ गई, हमारा मिहान खाली पड़ा हुआ था जी। ये इंस्टीट्यूट नागपुर में आने के कारण जब लोगों को यह लगने लगा कि यहाँ पर मैन पावर अवेलेबल है, तो पूना में ना जाते हुए यहाँ भी आना लोगों ने प्रारंभ कर दिया और जब यहाँ आना उन लोगों ने प्रारंभ कर दिया तो 1 लाख से ज्यादा वैदर्भी जनता को यहाँ पर मिहान के माध्यम से रोजगार मिल सका, जिसके कारण नौजवान यहाँ से बाहर न जाते हुए पढ़े भी यहीं, बढ़े भी यहीं, रोजगार भी यहीं करे। तो जिस
काम के लिए माता पिता अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो कम से कम बुढ़ापे में माता पिता के साथ अपना बच्चा रह सके, ये संसाधन युवकों को अवसर के साथ साथ बुजुर्ग माता पिता को भी बेटे का साथ मिले, इस प्रकार का नियोजन हमने किया है। ये दया भैया, जैसे ये जितने भी काम आपने बताए, इसमें महानगर पालिका, स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर से सपोर्ट मिला, और ये त्रिकोणी ताकत के स्वरूप में हम इतनी सारी चीजें नागपुर में होते हुए देख रहे हैं। उसके लिए आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोग इस बात को भी ध्यान में रखें जब वो वोट दें। लेकिन नागपुर शहर की जो बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पानी, जैसे कि कचरा संकलन, जैसे कि सीवेज, जैसे कि पार्किंग, इस पे पीने के पानी के बारे में मैं क्या कहूँ। देवेंद्र जी महापौर थे 97 में, नितिन जी उस समय पालक मंत्री थे। मैं पहले बार नगर सेवक निर्वाचित होकर के गया था। एक बैठक पीने के पानी के लिए नितिन जी ने रखी और पूछा कि नागपुर शहर में पीने के पानी की क्या व्यवस्था है। सहारिया जी उस समय नागपुर के निगम आयुक्त थे। उन्होंने बताया कि नागपुर शहर में 129 वार्ड है और पीने का पानी सप्लाई करने के लिए 8 पानी की टंकी है। नितिन जी ने हंसते हुए पूछा कि 8 टंकी से 129 वार्ड को पानी पिला देते हो? सहारिया जी ने कहा कि हाँ, अभी तो ऐसे ही चालू है। कैसे पिलाते हो? तो बोले किसी को रोज पानी मिलता है, किसी को 1 दिन आड़े पानी मिलता है, किसी को 2 दिन आड़े पानी मिलता है, किसी को सप्ताह में 2 दिन मिलता है, किसी को सप्ताह में 1 दिन मिलता है, और जहाँ पानी नहीं मिलता वहां टैंकर भेज देते हैं। नितिन जी ने पूछा ऐसे कितने टैंकर भेजते हो? तो एक बस्ती में रोज तो नहीं भेज सकते, उनको कहते हैं कि ड्रम आप रखिए, उसमें हम भर करके चले जाएंगे, आप वापर करना। नितिन जी ने गुस्से के साथ कहा कि अगर सत्ता में बैठने के बाद भारतीय जनता पार्टी लोगों को पीने का पानी भी नहीं दिला सकी, तो मेरे जीवन पे धिक्कार है। और उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि 28 नई पानी की टंकी बननी चाहिए। उसके लिए निधि भी दी। देवेंद्र जी के नेतृत्व में नितिन जी के हस्ते हमने भूमि पूजन किया और 28 पानी की टंकी का काम चालू हो गया। कुछ कारणवश 2002 में फिर से कांग्रेस सत्ता में आ गई। अपेक्षा थी कि अब हमने 28 पानी की टंकी बनाई है तो वो भी कुछ और बनाएंगे, लेकिन उन्होंने पानी टंकी बनाना तो उचित नहीं समझा। हाँ, हमने जितने भूमि पूजन किए तो उसका उद्घाटन उन्होंने कर लिया और पत्थर उनके लग गए। नितिन जी मजाक में भी कहते थे, अरे बाबा रे, नामकरण करना है तो अपने बच्चों का करो, हमारे बच्चों का नामकरण क्यों करते हो करके। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने नया कुछ नहीं किया। फिर 2007 में भाजपा सत्ता में आ गई। फिर नितिन जी और देवेंद्र जी के साथ हम लोग बैठे और महानगर पालिका ने मिलकर के नियोजन किया कि पानी की टंकी बढ़नी चाहिए। उसको बढ़ा करके हमने और 40 टंकी बनाने का निर्णय लिया। अब आप कल्पना कीजिए कि हमने 40 टंकी बनाने का निर्णय लिया, लेकिन आज जब 2012 के आसपास नितिन जी ने कहा कि नागपुर शहर को 24/7 पानी मिलना चाहिए, इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। एक हमारा डीपीआर बन के आया, उस डीपीआर के अनुरूप केवल इतनी टंकियों में हम पूरे शहर को पानी नहीं दे सकते थे, इसलिए नागपुर शहर में 100 से ज्यादा पानी की टंकी लगेगी, ऐसा नियोजन आया। और मुझे कहते हुए खुशी होती है और आश्चर्य भी होता है कि 55 साल तक कांग्रेस ने नागपुर में शासन किया और 8 पानी की टंकी बनाई, और अपने 20 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने उस संख्या को 103 तक पहुंचा दिया। अब कहां 55 साल में 8 पानी की टंकी, कहां 103 पानी की टंकी। जो कांग्रेस 24/7 पानी का सभागृह में रोज गाली दे दे करके विरोध करती है, आज उस कांग्रेस ने अपने जाहिरनामे में लिखा है कि हम शहर को 24/7 पानी देंगे। अर्थात गाली देने वालों के मुख से भी राम राम बुला देना। ऐसा नेत्र दीपक काम भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं पानी के सेक्टर में किया है। हाँ, मैं इसको स्वीकृत करता हूं कि पूरे शहर में आज 24/7 पानी नहीं है। इसलिए नहीं है, ये शहर आकाश की दिशा में नहीं बढ़ रहा है, यह छिछला होता हुआ चारों तरफ बढ़ रहा है। इसलिए जैसे जैसे शहर जमीन पर बढ़ेगा, आकाश की दिशा में नहीं बढ़ेगा, तो इंफ्रा को भी बढ़ाना पड़ेगा। हमको 395 करोड़ रुपए की अमृत के अंतर्गत नई पानी की लाइन डालनी पड़ी, कारण बस्तियां वहां तक बैठ गई थी और शहर की सीमा थी, इसलिए उनको पीने के पानी देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं, हमारी मैंडेटरी ड्यूटी है। इस दृष्टि से हम अभी उस क्षेत्रों को भी पीने का पानी देना पड़ा, इसलिए हम ये सारी चीज नहीं कर सके। मैं कोई इसको राजनीति ना समझे, जो सच्चाई है वही मैं आपके सामने कह रहा हूं। आप सबने विलासराव देशमुख का नाम सुना है। महाराष्ट्र के एक अच्छे मुख्यमंत्री और एक अच्छे आदमी के नाम से विलासराव देशमुख जाने जाते हैं। मेरा भी उनसे बहुत नजदीक का संबंध आया, और जिस दिन वो मुझसे मिले उस समय कारगिल में हिंदुस्तानी सेना ने जिन शस्त्रों को पाकिस्तानियों से छीना था, उसका एग्जीबिशन मैंने नागपुर में रखा था, उसका उद्घाटन करने वो आए थे। और मैं जब संचालन कर रहा था तो उन्होंने संचालन के बाद हम साथ में नाश्ता करने बैठे तो कहा कि दयाशंकर, कांग्रेस में आ जा, ऊंचा पद दूंगा। मैंने कहा मैं तो पैदा ही संघ के परिवार में हुआ हूं, तो मैं कांग्रेस में नहीं आ सकता।
एक अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन मुझे दुख होता है कि एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा प्रशासक जो महाराष्ट्र का 2 बार मुख्यमंत्री बनता है, उसके लातूर में पीने का पानी नहीं, ऐसे दिन आते हैं। और पानी कौन पिलाता है? इस नागपुर का वो पुत्र, जो नागपुर का पुत्र महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनता है, वो नागपुर से ट्रेन से पानी भेज करके पिलाता है। तो हमारा मुख्यमंत्री, हमारा महापौर ना केवल शहर को पानी पिला रहा है, उस शहर को भी हमने पानी पिलाया जिसने 2 बार अपना मुख्यमंत्री दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद वहां नियोजन होना चाहिए, इसका भी ध्यान हमारा मुख्यमंत्री देता है। और नदियों का गहरीकरण करता है, जलयुक्त शिवार का नियोजन करता है, और उसके कारण लातूर के कुओं में फिर से पानी आ जाता है और लातूर में भी पानी मिल जाता है। अर्थात हमारे पास काम करने वाले लोग हैं, हमारी नीयत साफ है, और हम जो निश्चित करते हैं उस करने के लिए अपने पराक्रम की पराकाष्ठा करते हैं, कर्तव्य की पराकाष्ठा करते हैं। इसलिए नागपुर आज पानी की समस्या से जूझ नहीं रहा है। हाँ, पूर्ण रूप से 100% 24/7 नहीं है, लेकिन आप डिप्टी सिग्नल जाकर देखेंगे तो स्लम में भी 24/7 पानी आता है। ऐसे शहर के बहुत सारे भाग हैं। पार्किंग बड़ा मुद्दा। पार्किंग इसलिए बड़ा मुद्दा है कि नागपुर में जब पहले डेवलपमेंट हुआ तो हमारे जो डीसी रूल थे उसमें पुराने घरों में कहीं भी पार्किंग का नियोजन नहीं था, कारण उस समय लोगों के पास गाड़ियां भी नहीं थी, इसलिए पार्किंग का नियोजन उस समय नहीं था। नया डेवलप जो हो रहा है वहां डीसी रूल में पार्किंग लिखा हुआ है, इसलिए हर जगह पार्किंग है। लेकिन हमारी जो कंजेस्टेड बस्तियां हैं, जैसे आप इतवारी है, गांधी बाग है, सीताबर्डी है, जिसको ओल्ड सिटी के रूप में हम सब लोग जानते हैं, यहाँ पर पार्किंग का जिस प्रकार से नियोजन होना चाहिए था वहां इसलिए नहीं है कि सारे के सारे सेंक्शन पुराने हैं। इस दृष्टि से हमने एक नियोजन किया है। हम यहाँ गांधी बाग में बैठे हैं, इसके पीछे सोख्ता भवन है, ये सोख्ता भवन में कॉम्प्लेक्स बन रहा है। उस कॉम्प्लेक्स में इस मार्केट की आवश्यकता के अनुरूप 3 फ्लोर बेसमेंट पार्किंग रखी, मेजनाइन फ्लोर तक पार्किंग रखी, अर्थात केवल वो कॉम्प्लेक्स के लोगों के लिए पार्किंग न बनाए, इस शहर इस इलाके के लोगों के भी पार्किंग का व्यवस्था वहां हो सके। यहाँ बाजू में पुलिस क्वार्टर है, पुलिस क्वार्टर पीडब्ल्यूडी का है, उसका जो हमने डीपीआर तैयार किया है, उस डीपीआर में भी वहां भी दो फ्लोर पार्किंग की व्यवस्था की है बेसमेंट में। ये दोनों चीज बनने के बाद इतवारी जैसे इलाके की पार्किंग की समस्या का पूरा निराकरण हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अमरदीप टॉकीज के पास जाते हैं, वहां सामने अनाज बाजार है, वो भी महानगर पालिका की जगह है, वहां भी महानगर पालिका के माध्यम से हम लोग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। उस कॉम्प्लेक्स में भी हम लोग पार्किंग का पूर्ण नियोजन करेंगे। तो ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं? नागपुर शहर में जहां जहां महानगर पालिका की जगह है और जहां जहां पुरानी बस्तियों में पार्किंग की समस्या है, सभी जगह वहां की पार्किंग की समस्या का निराकरण करने के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत पार्किंग की व्यवस्था पूर्ण रूप से सुदृढ़ करेंगे, ऐसा निश्चित किया है। इसके अलावा भी आप देखिए, बरडी में महाजन मार्केट के पास में हमने मैकेनिकल पार्किंग शुरू की है, जिससे बरडी की पार्किंग की समस्या का, 4 व्हीलर पार्किंग की समस्या का बहुत बड़ा समाधान हुआ है। वैरायटी चौक में भी हमारी पार्किंग है। इस दृष्टि से अभी गोकुलपेट में बाजार बन रहा है, उसमें भी हम पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। जहां जहां पुराने डीसी रूल से बने हुए घर है, इसलिए उनको हम तोड़ करके तो नहीं बना सकते, जब वो नया बनाएंगे तो वहां पार्किंग डेवलप होगी। इस प्रकार से हम सभी लोग सभी जगह पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करेंगे। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि सड़क पर हम लोग पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराएं, इसकी अपेक्षा हम उसका नियोजन अलग दृष्टि से करके कराएं तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ महल में हमारा बुधवारी बाजार बन रहा है, वहां पर भी हम एडिशनल पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जैसे पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है, वो गाड़ियां उठा लेती है, पार्किंग की जगह नहीं है शहर में, और लोगों की 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स को उठा लिया जाता है। क्या आप उस पर रोक लाएंगे? अब देखिए, ट्रैफिक पुलिस गाड़ी वहीं से उठाती है जहां पर नो पार्किंग जोन लिखा हुआ हो। जहां नो पार्किंग जोन नहीं लिखा है वहां से कहीं भी गाड़ियां नहीं उठाती है। ट्रैफिक पुलिस ने जहां फुटपाथ के बाजू से एक पीली लाइन डाल करके रखी हुई है, जिसके अंदर अगर 2 व्हीलर खड़ी रही तो ट्रैफिक पुलिस नहीं उठाती है, उसके बाहर अगर खड़ी रही तो ट्रैफिक पुलिस उनको उठा करके ले जाती है। इस दृष्टि से ट्रैफिक का व्यवस्थित संचालन होने के कारण ट्रैफिक पुलिस को इस प्रकार की कार्रवाई करनी पड़ती है। और लोगों की मानसिकता के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा, आप जहां पर महानगर पालिका का पार्किंग प्लाजा बनता है ना, उसके बाहर भी पार्किंग के बाहर लोगों को गाड़ी खड़े करते हुए देखते हैं। जी। लोग यह नहीं सोचते कि मेरी 1 लाख रुपए की गाड़ी रास्ते से अगर चोरी हो जाएगी तो 15 रुपए बचाने के चक्कर में 1 लाख चले जाएंगे, 10 रुपए बचाने के चक्कर में 1 लाख चले जाएंगे। इस मानसिकता से बाहर निकल करके डिसिप्लिन पार्किंग की दिशा में नागरिकों को भी जागरूक होना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और अभी जितने भी नए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं उनमें सब में पार्किंग कंपलसरी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले कार्यकाल में पार्किंग की समस्या को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए हम बहुत बड़ी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। आने वाले समय में 100% तो मैं तुरंत नहीं कह सकता, लेकिन बहुत जल्दी आपको पार्किंग के बहुत सारे आयाम दिखेंगे।
जहां पर महानगर पालिका पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी। नागपुर शहर का AQI खराब हो रहा है। नितिन जी कहते हैं वो 2 दिन भी दिल्ली रहते हैं तो उनका गला खराब हो जाता है। पर नागपुर के भी अब हालात वैसे बनते जा रहे हैं। एक आरोप बीजेपी पे हमेशा पिछले कुछ समय से लगता आ रहा है और मैं चाहूँगा आप उसका एक स्पष्टीकरण भी दें कि बीजेपी पे आरोप लगता है कि सबसे ज़्यादा नागपुर में पेड़ बीजेपी के कार्यकाल में ही काटे गए हैं। अब मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि नागपुर शहर में बीजेपी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा पेड़ काटे गए। ये लोग इसलिए बोलते हैं कि नागपुर का डेवलपमेंट ही बीजेपी के कार्यकाल में हुआ। जी। मैंने बताया 8 पानी की टंकी और 103 पानी की टंकी। ये टंकी जहां बनी वहां मैदान रहा होगा। जी। मैदान रहने के कारण कांग्रेस के कार्यकाल में तो कोई मेंटेनेंस नहीं था मैदानों का, इसलिए वहां पर झाड़ उग गए, पेड़ उग गए होंगे, या सामाजिक वनीकरण के नाम पे सुबबुल लगा दिया होगा सरकार ने। जब टंकी बनी तो नैसर्गिक रूप से वहां पर कुछ पेड़ काटने पड़े होंगे। नागपुर शहर में 8 खेल के मैदान थे, अभी 123 हो गए। तो उन मैदानों में भी डेवलपमेंट हुआ तो ये सारी सुविधा नागरिकों के दृष्टि से करनी आवश्यक है। बगीचे हमने 205 बनाए। जी। तो नैसर्गिक रूप से अगर वहां भी इसी प्रकार की खरपतवार के रूप में पेड़ उगे होंगे तो बगीचा बनाने के लिए जो जिनाइन पेड़ होंगे, जो हमारे शेड्यूल में संरक्षण करने वाले पेड़ होंगे, उनके अलावा बाकी पेड़ों को निकालना पड़ा होगा। सड़कें जब चौड़ी हुई होगी तो वहां भी पेड़ों को निकालना पड़ा होगा। लेकिन जब जब पेड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने निकाली है तो उस समय आदेश दिया है ना कि इसके एवज में इतने पेड़ लगाएंगे, और हमने लगाया है ना। मैं शहर में कितना वृक्षारोपण हुआ ये नहीं गिना था। नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 6 जगह मियावाकी के माध्यम से 1.5 लाख पेड़ लगाए हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जितने काटे उससे 10 गुना तो केवल मियावाकी वाले ही पेड़ है। इसलिए कोई ये बकवास बंद कर दे कि हमने सबसे ज्यादा पेड़ काटे, और प्रश्न उनसे करे जो पेड़ काटने की बात करते कि तुमने कितने लगाए हो। परोपदेश कुशल बहु तेरे। अपने घर के गमले के पेड़ के अलावा कहीं घर के सामने आपने कोई पीपल लगाया, बरगद लगाया? अरे मेरे घर का पता है पीपल के झाड़ के पास रोड डेवलपमेंट में पीपल खत्म हो जाएगा, लेकिन ये पर्यावरणवादियों के घर के सामने मैं पीपल लगाऊंगा तो मना कर देंगे, नहीं मेरे घर की दीवार टूटेंगी। बरगद लगाऊंगा तो नहीं मेरे घर की दीवार टूटेंगी। पंडित नेहरू पहले बार रशिया गए प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो रशिया के प्रधानमंत्री ने कहा मुझे आपके देश के पीपल के 10,000 पौधे चाहिए, मैं रशिया में उनको लगाना चाहता हूं। ये मेरे पीपल की सुंदरता है, ये मेरे पीपल के ऑक्सीजन देने वाली क्षमता है कि रशिया हमसे मांगता है लेकिन हमारे यहाँ पीपल नहीं लगेगी। हमारे यहाँ क्या लगेगा? तो सप्तपर्णी के झाड़ लगाएंगे कर। ये क्या है सप्तपर्णी? कितनी पर्यावरण के लिए लाभदायक है। मैंने तो मेयर के रूप में उसको लगाना ही बंद करवा दिया। आप कल्पना कीजिए कि पर्यावरण संवर्धन की दृष्टि से नागपुर में 4 हमने लेबोरेटरीज लगाई है जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स हम लोग चेक करते हैं। और मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि नागपुर शहर में डेवलपमेंट की एक्टिविटी बड़े प्रमाण में चालू है। इस कारण से हमारे यहां डस्ट पार्टिकल बढ़ गया है। हजारडस डस्ट नहीं है, लेकिन डस्ट पार्टिकल बढ़ा है। जी। जहां डेवलपमेंट होगा वहां डस्टिंग होगी, और जहां डस्ट होगा वो नैसर्गिक रूप से हवा के साथ मिलेगा। जैसे ही डेवलपमेंट जो है ये पूर्णता की दिशा में आगे बढ़ते चले जाएगा, डस्ट पार्टिकल अपने पास साथ कम हो जाएंगे। उसमें हजारडस पार्टिकल नगण्य है, ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं। और इन पर्यावरणविदों को मैं बताना चाहता हूं, भाई साहब 270 ई बसेस हम लोग चला रहे हैं। ये चलाने से जब 230 थी तब नीरी से सर्वे कराया था हमने, और 230 में नीरी ने हमको बताया था कि प्रतिदिन 6,750 लीटर डीजल हमने जलाना बंद कर दिया। अब 6,750 लीटर 230 बसों में बंद हुआ। उसका फायदा क्या हुआ जानते हैं? जो हजारडस पार्टिकल थे हवा में जाते थे वो 10.10 kg प्रतिदिन कम हुआ, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में जाता था पार्टिकल के रूप में, वो ज्यादा नहीं 136.18 kg प्रतिदिन कम हुआ। अब आप बताइए ये क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारना है या एयर क्वालिटी इंडेक्स को बिगाड़ना है? सोचिए ना, बताइए ना, कभी इसकी चर्चा की आपने? अरे अच्छे बातों की भी चर्चा कीजिए। आप ये भी बताइए लोगों को कि पॉल्यूशन को रोकने के लिए नीरी के डॉक्टर लाल सिंह के साथ मिल करके हमने ऐसे पौधों को रोड डिवाइडर पे लगाया है जो डस्ट भी एब्जॉर्ब कर सके और जो साउंड भी एब्जॉर्ब कर सके। ये सारी चीजें महानगर पालिका कर रही है ना। हमारे जो शमशान घाट है वहां भी नीरी के माध्यम से हम पर्यावरण पूरक व्यवस्थाएं कर सके, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ना।
हमने कहीं ना कहीं लकड़ी के कचरे से, पत्ती से जो ब्रिक्स, फायर ब्रिकेट्स बनते हैं, उससे दहन प्रारंभ किया है ना। हमने जो गैसेस निकलती है उसमें स्प्रिंकलर लगा करके जो पॉइजनस गैसेस है वो वहीं समाप्त हो जाए और स्वच्छ हवा बाहर निकल सके, इस प्रकार का नियोजन किया है ना। ये सारे काम नागपुर महानगर पालिका कर रही है। साउंड पॉल्यूशन की दिशा में भी नितिन जी के निर्देश के अनुरूप हम लोग आगे बहुत अच्छा काम करेंगे। आप देखेंगे नागपुर शहर में जो हमारा जल प्रदूषण है उसको रोकने के लिए 2197 करोड़ रुपए नाग नदी, पीली नदी और पोहरा नदी के लिए आए हैं। इसका भी काम नागपुर महानगर पालिका का टेंडर हो गया, ये भी शुरू होगा ना। नागपुर शहर के जितने तालाब है, सारे तालाब का सौंदर्यीकरण हमने प्रारंभ कर दिया। केवल सौंदर्यीकरण नहीं, उसकी गंदगी को साफ करके उसमें आने वाला जो पानी है, वाटर सोर्स, वहां पर हमने एसटीपी लगाया है कि वो पानी भी ट्रीटेड होकर के तालाब में आना चाहिए। ये हमारे जल संवर्धन की दिशा में बढ़ा हुआ कदम नहीं है क्या? अरे वो नाइक तालाब कंजेस्टेड बस्ती में, वहां भी हम लोग काम कर रहे हैं ना। और वहां गंदगी में पल रहा जो कछुआ था उसको भी हमने ले जाकर के जंगल विभाग को दिया है ना कि इसको वापस हमको यहीं लाना है, तब तक आप इसको पालन पोषण करो करके। आप कल्पना कीजिए कि पुलिस लाइन के अंदर का तालाब भी हम लोग स्वच्छ कर रहे हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नागपुर महानगर पालिका जल स्त्रोतों के संवर्धन और उसको प्रदूषण रहित करने के लिए कर रही है। नाग नदी में भी वही काम कर रही है, पोहरा नदी में भी वही काम कर रही है, पीली नदी में भी वही काम कर रही है। साउंड पॉल्यूशन की दिशा में काम चालू है, एयर पॉल्यूशन की दिशा में काम चालू है, जल पॉल्यूशन की दिशा में काम चालू है। ऐसी कौन सी दिशा है जहां पर हमने काम नहीं किया? इसलिए इन सारी बातों पर आप कम से कम झूठ बोलना बंद करो, आपकी विश्वसनीयता कायम रखो। तो कल लोग आप पर विश्वास नहीं करोगे तो आप किसके लिए प्रेस लोगे? इतना निवेदन है मेरा। अभी जो युवा हैं वो आपको देख के वोट दे रहे हैं। ज्यादातर लोगों का ग्राउंड पर कहना है कि हम दयाशंकर तिवारी भैया, दया भैया को वोट कर देकर हम वोट दे रहे हैं। देख वचन भी आप ही कर रहे हैं। देखिए, वचन मुझे इसलिए करना है कि नागपुर महानगर पालिका का अंतिम महापौर मैं था, इसलिए जो फेस होता है वो तो अंतिम महापौर का ही होता है। अब नागपुर शहर भाजपा का अध्यक्ष भी मैं हूं, इसलिए मेरी जो जिम्मेदारी थी ये दोहरी हो गई है। लेकिन ये कहना कि केवल मेरे चेहरे को देख करके वोट दे रहा है, ये अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने वाली बात होगी। नागपुर शहर में जो विकास हुआ है, इस विकास में सभी लोगों ने समय समय पर अपने अपने अनुरूप काम किया है। मैं विनम्रता से एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ सरदार अटल बहादुर सिंह हुए जी। उन्होंने हमारे यहाँ लाइब्रेरी की एक श्रृंखला लाई और उस लाइब्रेरी की श्रृंखला के कारण 100 से ज्यादा लाइब्रेरी नागपुर शहर में बनी, जहां आम आदमी जाकर के पढ़ता है, कम से कम अखबार तो पढ़ता है। इसलिए केवल मैंने किया ऐसा नहीं, हर महापौर ने कुछ ना कुछ दिशा में कुछ ना कुछ काम करने का प्रयास किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के महापौर देवेंद्र जी फडणवीस रहे, उसके बाद कल्पना पांडे जी रही, पुष्पा घोड़े ताई रही, मसूरकर ताई रही, अर्चना ताई रही, युवनाते ताई रही, नंदा ताई जिचकर रही। सबने कुछ ना कुछ काम अलग अलग दिशा में किया है। हाँ, कोविड के समय दयाशंकर ने महानगर पालिका की जिम्मेदारी का निर्वहन करने का सौभाग्य मिला, इसलिए जिस शहर में 1000-1500 बेड हुआ करती थी, उस शहर में पेशेंट के लिए 6000 बेड तक पहुंचाने का प्रयास किया और उसमें सफलता भी हासिल हुई, जिसके कारण हम कोविड जैसी महामारी से लड़ सके। हाँ, हमारी घोषणा पत्रों की कुछ बातों को बड़ी ताकत के साथ हमने मेरे कार्यकाल में परिपूर्ण किया। हमने कहा था हम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलेंगे, हमने शुरू करी। 6 विधानसभा क्षेत्र में 6 चालू करी। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल अच्छी होना चाहिए, यह हमारी इच्छा थी। इस दृष्टि से हमने केजरीवाल जी के दिल्ली में भी हमारी टीम को भेजा, हमने हैदराबाद में भी भेजा। लेकिन कुल मिलाकर के पिंपरी चिंचवड़, मुंबई और पुणे में आकांक्षा नाम की संस्था का जो मॉड्यूल था वो हमको पसंद आया और नागपुर महानगर पालिका ने भी मुंबई की आकांक्षा संस्था को नागपुर के 6 स्कूल चलाने का निर्देश दिया। आपको सुखद आश्चर्य होगा कि नर्सरी से लेकर के चौथी तक 6 स्कूलों में आज 1800 विद्यार्थी है और जब इसका एडमिशन ओपन होता है ना तो लाइन लगा के, कतार लगा के लोग फॉर्म भरते हैं और इसके एडमिशन प्रोसेस में कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। आयुक्त का पत्र से भी एडमिशन नहीं होता। जितने बच्चों ने फॉर्म भरा, लॉटरी निकाल करके उनके साथ एडमिशन होता है। वहां का एजुकेशन इसलिए अच्छा है कि आकांक्षा के सारे अधिकारी IIM और IITN हैं और केवल इतने ही नहीं, वो नौकरी की नियुक्ति करते समय किसी नगर सेवक या महानगर पालिका के पदाधिकारी के घर के बच्चों को नियुक्त नहीं करते। वो Naukri.com पर इंटरव्यू लेते हैं, ऐड देते हैं और देश के अच्छे शिक्षकों को यहाँ पर रखते हैं। इस दृष्टि से अच्छा शिक्षण दे पा रहे हैं, 12वीं क्लास तक के शिक्षण देंगे। ये सारी चीज देख करके इस साल से हमने और 7 स्कूलें चालू करी। इस साल से 13 स्कूलें हो जाएंगी। हमने हमारे घोषणा पत्र में लिखा है कि आने वाले कार्यकाल में
हम 38 प्रभागों में 38 इंग्लिश मीडियम के स्कूल प्रारंभ करेंगे, जहां बच्चों के लिए सारी सुविधा हायर इंग्लिश से पढ़ने की होगी। इस प्रकार का नियोजन हमने किया है। यह एक बड़ा काम है नागपुर महानगर पालिका का, जो मैं बताना चाहता हूं। इतना ही नहीं, मैं मेयर था। मेयर के कार्यकाल में मैंने एक सुपर 75 योजना चालू करी। जी। अब ये सुपर 75 योजना, मेरे एक मित्र है, मिलिट्री में ब्रिगेडियर है, प्रमोद मिश्रा जी नाम है, डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र के छोटे भाई है। अभी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के वो ओएसडी के रूप में काम कर रहे हैं। जब मेयर था तो नागपुर शहर में 75 दवाखाने वंदे मातरम के नाम से होने चाहिए और वो सैनिकों को समर्पित होना चाहिए, ऐसा मैंने जब विषय रखा तो उनका मुझे फोन आया और फोन पर उन्होंने कहा कि केवल सेना के लिए क्यों करता है, बच्चों के लिए भी कुछ कर। मैंने पूछा क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि बिहार में सुपर 30 है तो नागपुर में सुपर 75 क्यों नहीं हो सकता। उनकी बात को मैंने स्वीकृत किया और सुपर 75 नागपुर में होना चाहिए, ऐसा निवेदन किया। मैं सौभाग्यशाली हूं कि नागपुर शहर के जो हमारे कोचिंग क्लास ओनर एसोसिएशन है, उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। मैंने उनसे कहा कि आप नागपुर महानगर पालिका के गरीब बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी लीजिए। एक दिन में उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान करी। 2021 में पहली बैच निकली। हम 8वीं की कक्षा के बच्चों की परीक्षा लेते हैं और ये बच्चों की परीक्षा लेने के बाद इन बच्चों में से 75 बच्चों का चयन करते हैं। इन 75 बच्चों को सप्ताह में 2 दिन आईआईटी और नीट के दृष्टि से प्रिपेयर करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। और उसके बाद 10वीं में उनका जो रिजल्ट आता है तो उनके आईक्यू के आधार पर उनको इंजीनियरिंग जाना है या मेडिकल जाना है, इस दृष्टि से उन बच्चों को कोचिंग क्लास में एडमिशन देते हैं। और जहां लाख 1.5 लाख रुपए फीस जिन कोचिंग क्लासेस की है, वहां पर महानगर पालिका के इन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की व्यवस्था करते हैं और इनका स्टडी मटेरियल भी हम लोग निःशुल्क देते हैं। और ये सब, इसमें महानगर पालिका भी एक भी रुपया नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं कोचिंग ओनर एसोसिएशन की कि वे खुद इस खर्च का नियोजन करते हैं और आज तक उन्होंने किसी भी प्रकार का मुबदला नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से नहीं मांगा। उन्होंने भी ये भी नहीं कहा कि हमारा टैक्स माफ कर दो करके। नहीं तो हर जगह आदमी कुछ अगर सेवा देता है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ चाहत रखता है। बिल्कुल। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि नितिन जी ने मुझसे कहा था कि दयाशंकर तू ये सब चालू तो कर देगा, तो इसको संभालेगा कौन, आने वाला करेगा क्या ये सब। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, महानगर पालिका में अभी हमारी इलेक्टेड बॉडी नहीं है, फिर भी माननीय आयुक्त और हमारी जो पिछली एडिशनल आयुक्त थी गोयल मैडम, जब उनके साथ मैंने एक नई बैच शुरू करने के लिए उनको बुलाया और इस योजना को बताया, तो गोयल मैडम इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, कारण वो भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उन्होंने बच्चों से इंटरेक्ट करते हुए कहा कि मेरे पास पढ़ने को पैसे नहीं थे तो मैं चंडीगढ़ से शटल पकड़ करके दिल्ली आती थी और दिल्ली में जाकर के मैं यहाँ से जेरोक्स नोट्स खरीदती थी। मेरे पास में नोट्स खरीदने के भी पैसे नहीं थे और मैंने पढ़ी हो। आपके तो घर पे चल करके सुविधा आई है, तो आप क्यों नहीं पढ़ाई करते। और पूरी इन्वॉल्व हो गई थी, बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसमें काम करने लगे। आज 450 बच्चे महानगर पालिका के जेडब्ल्यू और नीट की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। हाँ, हमारी पहली बैच निकली तो कुछ लोगों ने कहा हमको सीए करना है, सीएस करना है, इसलिए अभी हम सीए और सीएस की भी निःशुल्क पढ़ाई करते हैं। 3 बच्चे ऐसे हैं जो एनडीए करना चाहते थे, इसलिए उनकी एनडीए की भी निःशुल्क पढ़ाई हमने शुरू करी। अर्थात महानगर पालिका का निकला हुआ बच्चा पढ़ने में सक्षमता के साथ में आगे बढ़ सके, वो भी आगे जा सके, इस प्रकार का नियोजन हमने किया है। हमारी पहली बैच, जिस बैच को हम कोविड बैच कहते थे, जी। उस बैच का भी दुर्गानगर विद्यालय का माटे नाम का हमारा छात्र जेडब्ल्यू मेंस तक गया है। तो ये कहीं ना कहीं उपलब्धि है। आने वाले समय में अच्छी बैचेस है। महानगर पालिका के बच्चे आईआईटी में एडमिशन लेंगे, महानगर पालिका के बच्चे नीट के माध्यम से अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे। इस प्रकार का नियोजन हम लोग वहां भी कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, मैं आपको बड़ी विनम्रता के साथ में बताना चाहता हूँ कि मैं जिस दिन मेयर बना था, जी। उस दिन 2 छोटी-छोटी बच्चियां मेरे पास आई, उनका मैंने सत्कार किया। मैंने पूछा इनका सत्कार क्यों कर रहे हो? तो बताया ये बच्चियां सैटेलाइट बना के अंतरिक्ष में भेजेगी। जी। मेरे लिए आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि 9वीं क्लास की बच्चियां सैटेलाइट बना के अंतरिक्ष में कैसे भेजेगी। तो मैंने पूरी जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और वो विज्ञान के प्रति नौजवानों का आकर्षण बढ़ाने के लिए उन्होंने तय किया है कि छोटे-छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, हायर सेकेंडरी से नीचे के बच्चे जो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन देते हैं, ऐसे बच्चे सैटेलाइट बना करके अगर अंतरिक्ष में भेजेंगे तो उस दृष्टि से उनका आईक्यू भी डेवलप होगा और उस सेक्टर में काम करने की उनकी क्षमता बढ़ेगी और भविष्य इसी का है। इसलिए भारत सरकार ने 1000 विद्यार्थियों का चयन किया और 100 सैटेलाइट बनाए और ये 100 के 100 सैटेलाइट एक ही दिन एक ही समय पे अंतरिक्ष में उन्होंने भेजे। अब जब ये 1000 बच्चों का चयन हुआ तो महाराष्ट्र से भी 100 बच्चों का चयन हुआ।
जब महाराष्ट्र से 100 बच्चों का चयन हुआ तो नागपुर से भी हुआ, लेकिन नागपुर में किसी भी सीबीएसई के बच्चों का नहीं हुआ। नागपुर महानगर पालिका के सुरेंद्र नगर स्लम में चलने वाले विद्यालय के 2 बच्चों का चयन हुआ। एक का नाम काजल था और दूसरी का नाम स्वाति था। ये दोनों बच्चियों का चयन होने के बाद मैंने इनका सत्कार किया तो उन्होंने कहा कि अंकल आप हमारे स्कूल आइए। वो दिन गुरुवार का था। मैंने कहा कि मैं परसों आता हूँ आपके स्कूल में। उन्होंने कहा हमारा हाफ डे रहेगा, सुबह के स्कूल रहेंगे, इसलिए आप कल ही आइए। मैंने बच्चों का उत्साह देख के कहा मैं कल ही आऊंगा बेटा। लेकिन नेताओं पर कोई विश्वास नहीं करता। जब मैं दूसरे दिन पहुंच गया स्कूल तो उनको भरोसा नहीं था मैं आऊंगा। मैंने वहां जाने के बाद कहा कि मैं वो लेबोरेटरी देखना चाहता हूँ जहां मेरे बच्चों ने ये काबिलियत हासिल की है। मैं वहां गया तो लेबोरेटरी की छत के पपड़े नीचे गिर रहे थे। मैंने तुरंत दूसरे दिन स्कूल वहां से शिफ्ट कराई और मैंने कहा कि जहां से इतने होशियार बच्चे निकल रहे हैं वहां सुविधाएं भी वैसी होनी चाहिए। 1.25 करोड़ रुपए दे करके उस स्कूल का हमने निर्माण किया। अगर आप सुरेंद्रगढ़ जाएंगे तो नई इमारत आपको देखने के लिए मिलेगी। उसका श्रेय उन दोनों बिटिया को जाता है। और ये दोनों बिटियों ने जब सैटेलाइट बनाया ना तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम इन दोनों बेटियों के कारण दर्ज हुआ। क्या बात है। ये सारी चीजें नागपुर महानगर पालिका के स्कूल के माध्यम से हुई है। इतना नहीं, हम एक अपूर्व विज्ञान मेला जनवरी में चलाते हैं। वो अपूर्व विज्ञान मेला को देखने के लिए एक बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी परदेसी जी नागपुर में थे, आ गए। असेंबली के समय उस समय था वो आ गए तो उन्होंने कहा मैं तो खोज रहा था खेल खेल में विज्ञान कैसे पढ़ाया जाता है। आपका तो बहुत अच्छा प्रकल्प है, ये पूरे महाराष्ट्र में होना चाहिए। अब पूरे महाराष्ट्र में होना चाहिए तो रिसोर्स पर्सन कौन होगा। पुणे में पूरे महाराष्ट्र के 2,500 टीचरों को जमा किए महाराष्ट्र की सरकार ने, और खेल खेल में विज्ञान कैसे पढ़ाना है ये बताने के लिए नागपुर महानगर पालिका के टीचर गए। सर, जिस महानगर पालिका को आप खराब कहते हैं ना, उसने पूरे महाराष्ट्र के 2,500 टीचर को रिसोर्स पर्सन के रूप में बताया कि विज्ञान कैसे पढ़ाया जाता है। ये मेरे महानगर पालिका की पूंजी थाती है। लेकिन एक कमजोरी है, महानगर पालिका अपनी अच्छी बातों को लोगों के सामने बता नहीं पाती। ये सारी चीजें एजुकेशन के रूप में हमने महानगर पालिका में की है, भाजपा की सत्ता आने के बाद की है। महानगर पालिका के जो बच्चे सुपर 75 के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे बच्चे 90 प्लस के आसपास मार्क लेते हैं। डिस्टिंक्शन कैटेगरी में सारे बच्चे पास होते हैं। ये सुविधा केवल उन तक नहीं, जो बच्चे सुपर 75 में नहीं है, उन बच्चों को भी ट्यूशन के बगैर अच्छा पढ़ाई दे करके उनका भी प्रतिशत बढ़े, इस दिशा में भी महानगर पालिका अलग से कार्य कर रही है। ई लाइब्रेरी मैंने आपको पहले ही बताया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण नौजवानों में एक आकर्षण जुड़ा। स्वामी विवेकानंद जी का पुतला, जी, कोविड का समय था, गणेश विसर्जन था। गणेश विसर्जन की व्यवस्था देखने के लिए मैं चला गया तो मैंने कहा था कि पहले गणेश विसर्जन वहीं सामने होता था, उसकी जगह बदल करके मैंने दूर करी कि नहीं, अब यहाँ नहीं होना चाहिए। गणेश विसर्जन की व्यवस्था देखते देखते मेरे साथ में मेरे एक मित्र गिरधारी मंत्री है, वो भी थे। हम स्वामी जी का पुतले के पास चले गए। हम जब स्वामी जी के पुतले के पास जा रहे थे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बोहरा समाज का एक व्यक्ति दौड़ते दौड़ते हमारे पास आया और मुझसे आकर के कहता है कि आप दयाशंकर तिवारी हैं। मैंने कहा हाँ, मैं दयाशंकर तिवारी हूं। ये स्वामी जी विवेकानंद जैसे 2-4 जगह शहर में बना दो ना, शहर में घूमने को जगह नहीं है। वो गिरधारी मंत्री मुझे कहता है कि ये तो मुस्लिम बिरादरी का है, बोहरा समाज का है, स्वामी विवेकानंद के प्रति इतना आकर्षण। फिर मैंने उनको एक फोटो दिखाया कि मेरी 2 मुस्लिम बहनें जो पूरा का पूरा, आप क्या कहेंगे उसको, बुर्खा पहन के थी, और स्वामी जी की एक योग अवस्था में वहां फोटो है, उसके पास बैठ करके वो अपनी फोटो निकाल रही थी, सेल्फी निकाल रही थी। आप कल्पना कीजिए कि जिस इस्लाम में बुद्ध परिस्थिति को स्वीकृति नहीं है, वह भी बुद्ध के साथ अगर फोटो निकालने के लिए शहर के सौंदर्यीकरण के कारण जुड़ जाता है, तो स्वामी विवेकानंद केंद्र ने तो वो चीज दी। और मेरी आदत है कि मैं 5 साल में जब जीत के आता हूं तो हर बार कुछ ना कुछ नया करता हूं। पहले बार जीत के आया तो गांधी बाग उद्यान बना, दूसरे बार जीत के आया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पार्श्वभूमि पर एक जलप्रपात बना जी, तीसरे बार जीत करके आया तो मैंने स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का निर्माण किया, और चौथे बार जीत के आया तो मैंने वंदे मातरम गार्डन का निर्माण किया। बहुत खूबसूरत। ये जो सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं आपके नाम से आपके कार्यकाल में किया गया एक तो ऐसा काम होना चाहिए कि जो शहर के स्तर पर किया जाए और लोग याद रखें। मेरा सभागृह में कभी भी भाषण मेरे वार्ड के लिए नहीं हुआ, प्रभाग के लिए नहीं हुआ, मैंने शहर के लिए ही भाषण दिया है करके। और ये सारा चीजें जो हुई है, ये सारी की सारी चीजें नागपुर के लिए ही नहीं, लोगों के लिए पथ प्रदर्शक रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में वार मेमोरियल अगर नहीं बनाया रहता तो भारतीय सेना को समर्पित देश का पहला उद्यान वंदे मातरम उद्यान होता। ये कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। केवल इतना ही नहीं है, बार बार
बरसात के समय आप पढ़ते हैं कि सड़क पे जानवर बैठा है, सड़क पे जानवर बैठा है, सड़क पे जानवर बैठा है। उस जानवर को कांजी हाउस वाले हमारे पकड़ के ले जाते हैं। अब दूध सबको चाहिए, लेकिन गोबर की बदबू नहीं चाहिए। जी। अब गाय जो होती है ये बुद्धिमान प्राणी होती है, भैंस जैसी नहीं होती। इसलिए बारिश के समय में वो कीचड़ में, गंदगी में ना बैठते हुए सड़क पे आके बैठ जाती है, कारण वहां उसको गर्माहट महसूस होती है, लेकिन ट्रैफिक सेंस के दृष्टि से बड़ी दुर्घटना को जन्म देती है। अब इसका निराकरण कैसे होगा? दूध पीना है तो गाय जरूरी है, गाय जरूरी है तो गाय को रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसका कोई नियोजन नहीं था। 2012 में मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, तो मैंने एक योजना बनाई कि नागपुर शहर के गौ पालकों के लिए नंदग्राम योजना होनी चाहिए। 54 एकड़ जगह हमने भांडेवाड़ी में तय करी और उस जगह पर हमने नंदग्राम योजना बनाने का निर्णय लिया। योजना बन गई, महानगर पालिका से प्रस्ताव पारित हो गया। प्रस्ताव पारित होने के बाद राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए गया। राज्य सरकार ने लिख करके भेजा, नियमों के अंतर्गत 1 एकड़ में 10 से ज्यादा गोवंश हम नहीं रख सकते। अब दिमाग खराब हो गया, अगर 54 एकड़ में 540 ही रहे तो इतने पैसे खर्चा कैसे करें? फिर राज्य सरकार से उसमें हमने रियायत मांगी। राज्य सरकार को उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य बताया कि ट्रैफिक कंजेक्शन में जो दुर्घटनाएं बढ़ रही है गोवंश के कारण, वो खत्म होना चाहिए। इसलिए हमारी ये योजना है। राज्य सरकार ने अनुमति दी। आज नागपुर शहर के 5000 गोवंश वहां पर पाले जा सके, इस प्रकार का नियोजन करने के लिए 104 करोड़ रुपए देवेंद्र जी फडणवीस ने उसके लिए निर्धारित किए हैं। उसका भी टेंडर हो गया है। नागपुर शहर ट्रैफिक में भी पशु मुक्त हो, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। यह भी मेरे कार्यकाल का लिया गया एक बड़ा निर्णय है, जो मैं आपको बताना आवश्यक इसलिए समझता हूं कि जिस समय गाय सड़क पर बैठी हुई पकड़ी जा रही थी, तो उस समय मैंने ये कहा था कि भाई कहीं ना कहीं हमने पशु कल्याण की दृष्टि से अगर श्वान के लिए हमारे मन में जागरूकता है, तो गौ माता के प्रति भी जागरूकता होनी चाहिए। अगर श्वान को लेकर के हमारी संवेदना है कि श्वान के साथ प्रशासन ने ज्यादती नहीं करनी चाहिए, तो गोवंश के साथ भी यही भावना होनी चाहिए। ऐसा मैंने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के रूप में कहा था। लोगों ने उसको अलग दिशा में भी लिया था कि मैं ट्रैफिक में लोगों की मौत कराना चाहता हूं, लेकिन नहीं, हम समाज में जी रहे हैं तो केवल मनुष्यों के लिए नहीं, पशुओं के लिए भी समानता का अधिकार रखना चाहिए। जो डॉग शेल्टर बना, उसकी निधि भी मेरे इस कार्यकाल में दी गई थी। अभी अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, हमारे लिए श्वान के लिए भी अलग से बड़ा शेल्टर बनना चाहिए। हमारे घोषणा पत्र में हमने कहा है कि श्वान को जो संस्थाएं भोजन देना चाहती है, उसके लिए भी हम अलग अलग जगह पर अलग अलग सेंटर पैदा करेंगे। और श्वान जो रहते हैं, इन श्वान को रखने के लिए भी अलग से, केवल बड़े जानवरों के लिए ही अभयारण्य नहीं, श्वान के लिए भी अभयारण्य होना चाहिए। इस दिशा में हमारे गौवंश के दृष्टि से जिस प्रकार से नंदग्राम बनाया है, वैसा ही हम लोग रामसुमेर बाबा, जिसे नागपुर शहर कुत्ते वाले बाबा के नाम से जानता है, उनके स्मृति में नागपुर शहर में अलग से एक श्वान के लिए भी बनाए गए। बहुत सारा काम, बहुत सारे वचन, लेकिन बात पुरानी है, लेकिन आपसे ये चर्चा करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इस वक्त जो भूमिका आप प्ले कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की अपेक्षा थी कि आप इस विषय पे खुलकर कुछ बात कहेंगे। अखबारों के माध्यम से कुछ बातें निकल कर आई, लेकिन वो खुलकर जो दयाशंकर तिवारी जी जो दिल से बात करते हैं, दया भैया जो दिल से बात करते हैं, वो दिल से आज बात हो रही है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ आपके बहुत ज्यादा करीबी लोग कह रहा हूं तो मैं जानता हूं क्योंकि व्यक्तिगत रूप में मैं आपको जानता हूं, तो कुछ ऐसे करीबी लोग जिनको इस बार टिकट नहीं मिला, वो खुलकर विरोध भी नहीं कर पाए क्योंकि शहर प्रमुख आप है। वो भी आपने उनसे अधिकार ले लिया, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इमोशन एंड इन द ग्राउंड्स ऑफ लव। आपने उनसे वो भी कहीं ना कहीं विरोध जाहिर करने की जो इच्छा थी उनकी, वो भी नहीं रही क्योंकि किससे करें विरोध, भैया तो अपने हैं। और वो लोग इलेक्शन में खड़े हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के माध्यम से, के रूप में। देखिए, महापौर के पद पर रहते समय आप अपने पद का उपयोग करके प्रशासनिक तौर पर सबको संतुष्ट कर सकते हैं जी। लेकिन जब संगठन का पद आपके पास आता है और टिकट वितरण की बात आती है, तो जितनी टिकट है उतने ही लोगों को खड़ा कर सकते हैं। दुखी हैं आप कि नहीं है इस बात पे? दिल में वो 30 पहुंची है, नहीं पहुंची है? मैंने तो स्पष्टता से अभिव्यक्त किया कि जिनके नेतृत्व में मैंने काम किया है, उसमें से भी हमारा एक भाई, बड़ा भाई, आज निर्दलीय के रूप में खड़ा है करके मैंने स्पष्टता से कहा है। लेकिन पार्टी का एक अनुशासन होता है, उस अनुशासन के अंतर्गत हम लोग निर्णय लेते हैं। और आपने जो कहा ना
कि लोग आपके सामने खुलकर बोल नहीं पाए, उसका सबसे बड़ा कारण है मैं 97 से नगर सेवक था, जी बीच में 2007 से 12 नहीं रहा, बाकी 20 साल नगर सेवक रहा। बिल्कुल। मैंने मेरे पार्टी के सामने इच्छा जाहिर करी कि मैं 20 साल रहा हूं, मैं स्टैंडिंग चेयरमैन भी रहा, रूलिंग पार्टी लीडर भी रहा, मैं अपोजिशन लीडर भी रहा, और मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर भी रहा। अब ऐसा कोई पद नहीं बचा जो मैंने विभूषित ना किया हो, इसलिए अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। मेरे पार्टी की बड़ी इच्छा थी कि मेयर ने चुनाव नहीं लड़ा तो हम फेस कौन सा लेके जाएंगे। मैंने कहा अध्यक्ष है आपका, और महापौर जब तक नया नहीं बन जाता तब तक तो दयाशंकर ही महापौर है, जी इसलिए मैं स्वेच्छा से निर्णय लेता हूं। यहां तक कि जब ये बात माननीय प्रवीण जी ने कही तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भैया ने निर्णय लिया है, अभी हमारा निर्णय आना बाकी है, उनका निर्णय हम लेंगे। उनकी भी इच्छा थी मैंने चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो पूरे शहर पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा। शायद मैं चुनाव लड़ता और बाकी लोगों को टिकट नहीं मिलती तो शायद ऐसी अवस्था होती कि मैं उन्हें समझा नहीं पाता था। जी लेकिन जब मैंने स्वयं चुनाव नहीं लड़ा तो ऐसी अवस्था होने के कारण सबको यह लगा कि भैया खुद भी नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए अगर ये हुआ है तो उसमें भैया कहीं भी समाविष्ट नहीं है। और पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो निर्णय होता है वो अकेले व्यक्ति का नहीं होता है, ये सामूहिक निर्णय होता है। अध्यक्ष की हैसियत से मैं भी उसमें हूं, जो निर्णय हुए हैं उसकी जिम्मेदारी मेरी भी है, कारण मैं शहर का अध्यक्ष हूं। लेकिन सामूहिक निर्णय लेते समय सामूहिक उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करना पड़ता है। हाँ, इतना जरूर है कि नागपुर महानगर पालिका में 96 ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे पार्टी के वरिष्ठ जनों के समझाने के बाद अपने नामांकन वापस लिए। अभी 32 लोगों को हमने पार्टी से निष्कासित किया है, निलंबित किया है 6 वर्ष के लिए। पार्टी से निष्कासित नहीं किया है, निलंबित किया है 6 वर्ष के लिए। अब इनमें 32 के 32 उम्मीदवार नहीं है, कुछ उम्मीदवार है और कुछ ऐसे हैं जो उनको मदद कर रहे हैं। जी अब जिस पार्टी के 1.5 लाख सदस्य हो उसमें 32 लोगों को निष्कासन करना आप प्रतिशत की दृष्टि से निकालेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा, जी यानी दाल में नमक तो बहुत बड़ी बात होगी, उससे भी कम बात है। नहीं, लेकिन ये फिर भी आपके नहीं फिर नहीं भी दया मुझे भैया दुख दया है। भैया दया भैया दया भैया, ये आपका पारिवारिक मामला है, बीजेपी का पारिवारिक मामला है ये। और बीजेपी बाकी पार्टियों से बाकी पार्टियों जैसी नहीं है। बीजेपी कभी अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पॉलिटिकल संगठन कहता है, एक परिवार कहता है। तो परिवार में जब ये 32 लोग, चलिए 32 की बात करते हैं, और ये 32 लोग में से कुछ ऐसे भी हैं या ज्यादातर ऐसे हैं जो जिनका आपके साथ व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। तो क्या ये 32 को शब्दों से समझा नहीं पाए, या ये 32 के मन में ऐसा क्या था कि इन्होंने खुद ने ये डिसीजन लिया? देखिए, समझाने का प्रयास तो सबको किया गया, हम्म लेकिन ये व्यक्तिगत निर्णय होता है। ये सारी स्थिति इसलिए आई कि यह चुनाव फरवरी 2022 में हो जाना चाहिए था, जी लेकिन ये चुनाव जनवरी 2026 में हो रहा है। हम्म फरवरी 2022 में हो जाता तो बहुत सारे लोग उसमें चुनाव लड़ लेते हैं, जी आप भी लड़ लेते शायद। और जी 2026 में फिर से नए चेहरों को मौका मिलता है। बिल्कुल। लेकिन इस चुनाव में एक साथ 2 पीढ़ियां आ गई, हम्म और इन 2 पीढ़ियों में हमें नया खून और अनुभव दोनों का सम्मिलन करना था। इस कारण से संगठन में काम करते समय, दोनों का सम्मिलन करते समय यह निर्णय लेना पड़ा। नैसर्गिक रूप से मेरे व्यक्तिगत संबंध सबसे इसलिए है कि आपने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी परिवार के रूप में है, परिवार का एक वरिष्ठ सदस्य होने के कारण मेरा सबसे व्यक्तिगत इंटरेक्शन है। मैं अध्यक्ष बनने के बाद 2165 बूथ पर व्यक्तिगत सारे बूथ प्रमुखों से मिलकर के आया हूं। ये सारी चीजें व्यक्तिगत संबंधों के कारण होती हैं, इसलिए व्यक्तिगत तौर पर वे मुझसे आहत भी है, और मुझे भी इसका दुख है कि अनुशासन की दृष्टि से व्यक्ति को कठोर निर्णय लेना पड़ता है, और मुझे इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा।
कौन बनेगा महापौर? युवा को मौका देंगे या किसी अनुभवी को? रोस्टर आ जाने दीजिए, रोस्टर आने के बाद हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। रोस्टर क्या आएगा यह तो अभी लॉटरी के गर्भ में छुपा हुआ है। रोस्टर आने के बाद ही इस दिशा में हम जरूर बात करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही व्यक्ति को शहर का महापौर बनाती है जो सर्व समावेशक हो, और भारतीय जनता पार्टी का महापौर उस दृष्टि से काम भी करता है। एक बात है, मैं महापौर के रूप में जब कार्य कर रहा था तो मन में एक कसक थी कोविड के समय, और कसक यही थी कि नागपुर में महानगर पालिका के दवाखाने कम है। और जब दवाखाने कम है, कसक थी, तो मैंने मन में संकल्प किया कि नागपुर शहर में वंदे मातरम के नाम से 75 दवाखाने बनाऊंगा। लेकिन कोविड का कार्यकाल होने के कारण 75 दवाखाने तो नहीं बना पाया, लेकिन 48 इंफ्रा तैयार कर दिया था जहां पर दवाखाने बन सके जी। और 7-8 शुरू भी हो गए थे। अब केंद्र सरकार को हमने पत्र लिखा था कि आपका नियम है कि 50,000 की आबादी के पीछे एक अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर होना चाहिए, इसलिए आप हमको अनुमति दीजिए। माननीय नरेंद्र भाई मोदी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, दोनों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे पत्र को उन्होंने तवज्जो दी, और जिस नागपुर शहर में केवल 17 यूपीएससी केंद्र थे, वहां 54 यूपीएससी केंद्र की उन्होंने मान्यता दी, और उसके साथ साथ 20 हेल्थ वेलनेस सेंटर को भी मान्यता दी। तो हम जो 75 बनाना चाहते थे, उसमें से आप कल्पना कीजिए 74 को तो मान्यता माननीय केंद्र सरकार की मिल गई। इसलिए वंदे मातरम के नाम से हमने जो इस्टेब्लिशमेंट, जो ढांचे तैयार किए थे, वहां पर कहीं यूपीएससी सेंटर, कहीं पर हमारा हेल्थ वेलनेस सेंटर इस प्रकार से चालू है। तो इसलिए आजादी 75 के 75 दवाखानों की श्रृंखला को भी हमने पार किया है। आने वाले महापौर से मैं यही अपेक्षा व्यक्त करना चाहूंगा कि एजुकेशन के सेक्टर में हमने जो रिफॉर्म किया है, और हेल्थ के सेक्टर में हमने जो ढांचागत सुविधा उपलब्ध कराई है, इसकी और स्ट्रेंथनिंग हो सके, इस दृष्टि से ताकत के साथ वो काम करें। संगठन की दृष्टि से हम दिशा निर्देश देने की क्षमता में भी हैं। माननीय हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, महाराष्ट्र का नेतृत्व है, ये स्वयं नागपुर शहर की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना चाहता है। उसका प्रमाण आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, हमारे यहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट, भानुताई गडकरी डायग्नोस्टिक सेंटर, गंगाधर राव जी फडणवीस डायग्नोस्टिक सेंटर, ये सारे चीज इसके लिए हमारे सामने खुले प्रमाण है। इसलिए उनके मन में भी यह बात है, मेरे मन में भी यह बात है, आने वाला महापौर इन सारी दिशा में सक्षमता के साथ में काम करेगा, ऐसा पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इस नागपुर शहर में 151 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना महायुति लड़ाई लड़ रही है, मिल करके लड़ रही है। इसमें 6 जगह शिवसेना के धनुष्य बाण का चुनाव चिन्ह है, बाकी 145 जगह भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल चुनाव चिन्ह है। मैं आपके माध्यम से नगरवासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि 145 जगह कमल का फूल और 6 जगह धनुष्य बाण को विजयी करके आप भारतीय जनता पार्टी में फिर से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति को लाइए। कारण इस शहर का जो कुछ विकास हुआ, वो विकास करने में 100% मैं इसलिए नहीं कह सकता कि हर महापौरों ने योगदान दिया है, लेकिन 90% से ज्यादा योगदान केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है। चौके और छक्के मारने की एक आदत लोग आपके वरिष्ठ नेता समझते हैं आपके बारे में कि आपको उतारा ही चौथा 5वें लेवल पे जाता है, क्योंकि लोगों को पता है कि ऐसी स्थितियों में आपको जब उतारेंगे तो जीत निश्चित होगी। तो महानगर पालिका के इलेक्शन है और जीत होने वाली है, ये मुझे पता है। लेकिन ये आपसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब श्री दयाशंकर तिवारी, लाडले दया भैया, इसके बाद क्या करेंगे, कहाँ दिखेंगे? मुझे शहर अध्यक्ष की जवाबदारी है। मेरे नेतृत्व में ये पहला चुनाव हो रहा है। इस पहले चुनाव में गत वर्ष हमारी 108 सीटें चुन करके आई थी। सौभाग्य से वह जो दिन था वह महाशिवरात्रि का दिन था, और महाशिवरात्रि के दिन रिजल्ट आया और 108 बिल्व पत्र भगवान भोलेनाथ को समर्पित हुए भाजपा के नगर सेवकों के रूप में। अब यह भी संयोग है
कि चुनाव की पूर्व संध्या को मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति संक्रमण काल होता है। दक्षिणायन से उत्तरायण की दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। और इसलिए मैं अपेक्षा रख रहा हूँ, मेरा पक्ष अपेक्षा रख रहा है, मेरे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं कि 108 का आंकड़ा अब 121 पर पहुंचना चाहिए। उस दृष्टि से हम सारे लोग प्रयास कर रहे हैं और सारे लोगों के सामूहिक प्रयासों से और जनता से जो अगाध प्रेम जगह जगह मिल रहा है उसके कारण हम हमारे लक्ष्य को निर्धारित कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। दया भैया, उम्मीद करते हैं कि आप 121 कह रहे हैं, मैं 122 बोल के जाता हूँ कि 122 आपकी सीटें आए। आप ना ही सिर्फ ये इलेक्शन जीते, लेकिन जो आपने अपने वचननामा में जो बातें जाहिर की हैं, जो वचन आपने दिए हैं, उन वचनों से ज़्यादा आप डिलीवर करें। और अगर नागपुर में बीजेपी नहीं जीतेगी तो कहाँ जीतेगी? ये ये बहुत सारे लोगों के मन में है कि अगर नागपुर में ही बीजेपी नहीं जीतेगी तो कहाँ जीतेगी। लेकिन बीजेपी की जीत सिर्फ किसी व्यक्ति की जीत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि विकास की जीत है। जो कोशिशें भारतीय जनता पार्टी ने कई वर्षों से की है, ये उसकी जीत होगी। और विशेष रूप से ये जीत को आपने सबसे ज्यादा श्रेय अगर इस जीत का किसी को देना चाहिए तो वो उन सभी वोटरों का देना चाहिए जो समर्थन देते हैं आपकी पार्टी को, आपके लोगों को। और अब वो आपके नहीं, वो हमारे लोग बन जाते हैं और वो हमारे बनकर जो काम करते हैं वो वाकई में अ, दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि सब सब शब्दों में है, लेकिन चीजें दिख रही हैं। कुछ चीजें हैं जो लोगों के मन में थोड़ी सी खटास लेकर आती है। मुझे ऐसा लगता है कि अब महानगर पालिका में सिर्फ काम करने का नहीं, लेकिन मार्केटिंग का भी बजट होना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग नहीं होती, लोगों तक काम नहीं पहुंचता। और शायद इसी वजह से जो मन में जो गलत बातें आती हैं, शायद आप इस बात पे अग्री करेंगे कि ये होनी चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि हम 122 के आंकड़े को पार करने के बाद जब आपसे अगला इंटरव्यू हो, उसमें आपने बहुत सारा वेट लॉस किया, थोड़ा सा वेट गेन भी करें आप। काफी थकावट हुई है, थोड़ा सा वेकेशन पे भी जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि काफी वक्त हो गया आप बनारस नहीं गए, नहीं तो आप अपने मित्रों की मंडली के साथ जाते हैं बनारस। उम्मीद करता हूँ कि आप उस वेकेशन पे भी जाएं और ईश्वर आपका स्वास्थ्य और आपकी जो कोशिशें हैं उसे आशीर्वाद दें। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे नितिन जी गडकरी, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे गार्जियन मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुळे जी, इनका विशेष रूप से इस शहर के विकास में निधि उपलब्ध कराने में सहयोग रहा। कारण पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता, इसलिए इन तीनों को विशेषता के रूप में आपके सामने मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। निधि नहीं रही तो महानगर पालिका कुछ नहीं कर सकती। सौभाग्य था कि डबल इंजन हमारे साथ था, इसलिए हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और इस लक्ष्य को इसलिए प्राप्त कर सके कि जनता ने हमें निर्वाचित करा करके भेजा था। अगर जनता हमें निर्वाचित ही नहीं कराती तो शायद हम इस पद पर नहीं पहुंचते, और पद पर नहीं पहुंचते तो काम नहीं कर पाते थे। इसलिए जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करते हुए, उनके निर्णय के कारण ही यह सब कुछ हुआ है, ऐसा मैं ज्ञापित करना चाहता हूं। और आपके माध्यम से नागपुरकर से, अपने परिवार की ओर से, भाजपा परिवार की ओर से, हमारे नेताओं की ओर से मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के शहर प्रमुख आदरणीय श्री दयाशंकर तिवारी जी से ये खास मुलाकात करना इलेक्शन के पहले बड़ा जरूरी था, क्योंकि जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपने 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 प्रभाग में जो वहाँ की ज़रूरतें हैं, जो वहाँ की रिक्वायरमेंट्स है, उसके मुताबिक वचननामे दे रहे हैं। लेकिन एक शहर का एक वचननामा कि हम क्या करेंगे इस शहर को बदलने के लिए, इस शहर को किस स्तर पर ले जाएंगे, ये जानने के लिए शायद शहर प्रमुख से बात करना ही ज़रूरी है। हाँ, कांदे पोहे नहीं है, तरी पोहा नहीं है। ये इंटरव्यू के बाद शायद दया भैया के साथ चाय पीने का भी मौका ना मिले, क्योंकि वो इस वक्त बड़े बिजी चल रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये बात 100% सच है कि कोविड के दौरान महानगर पालिका में जिस किस्म का काम आदरणीय श्री दयाशंकर तिवारी जी ने किया है, उसका मैं साक्षी हूं कि जो काम उन्होंने उस वक्त किया, खुद कोविड ग्रस्त थे, उनकी माता जी को भी कोविड था, वो भी अस्पताल में थी।
उनकी धर्मपत्नी को भी कोविड था, वो भी अस्पताल में थी और वो खुद घर में क्वारंटीन थे और वो घर पर रहकर भी लोगों को बेड्स और शहर में वो व्यवस्थाएं कर रहे थे जो शहर के लिए उस समय बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात शहर तक बहुत स्पष्ट रूप से गई है कि जब इस किस्म के व्यक्ति विशेष अब उस पार्टी का कमान संभाल रहे हैं और जिन्होंने काम किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 80% वोट वहीं से आ जाता है। बाकी आप अपने प्रभाग में जो लोग आपके पास आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ आप उन्हें ही नहीं, लेकिन आप ऐसे लोगों को वोट दें जो आपको ऐसा लगता है कि काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जब किसी को टिकट देता है, तो उसका जो आधार है, जो बात समझ में आई है, वो आधार जो है, वो सिर्फ परफॉर्मेंस है। तो जो परफॉर्म करेगा, वो ही आपके पास वोट मांगने आ रहा है। तो थोड़ा-सा आपने इस विषय पे थोड़ा-सा और मंथन करके 15 तारीख को आप घर से ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर निकलें। इस बार ये जो चुनाव है, ये महानगर पालिका का चुनाव नहीं है, ये नागपुर का चुनाव है। ये नागपुर के आने वाले 5 साल तय करेगा ये चुनाव। आप उनको वोट दें, जो आपके आने वाले 5 साल ही नहीं, लेकिन आने वाले और 50 साल के लिए आज से काम करना शुरू करें। क्योंकि सिर्फ ये डबल इंजन कहाँ तक खींचेगा, बाकी बोगियों की भी ज़िम्मेदारी उतनी ही है। उम्मीद करता हूँ कि आप वोट देने निकलेंगे, आप अपना कीमती वोट उस उम्मीदवार को देंगे जो आपके लिए काम करेगा। आपसे फिर होगी मुलाकात इन द आरकेबी नेटवर्क। तब तक जय हिंद।